ऋण को 20 रुपए लेकर असाइन किया जाता है। अब इसमें तो तीनों लोग अंदर के हैं। एजेएल जिसके 20-25 शेयर होल्डर हैं, जिसने किसी ने कंप्लेंट नहीं की, उसकी प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी हैं। प्रॉपर्टी मान लीजिए सब टेबल में पड़ी, यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी है। ये 90 करोड़ असाइन हुआ कांग्रेस पार्टी द्वारा 50 लाख रुपए में। कंपनी का नाम है यंग इंडियन। इस पे अब कांग्रेस सबसे बड़ी मूर्ख होगी अगर वो असाइनमेंट करके मनी लॉन्ड्रिंग चाहती थी, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी क्या है, ये है सॉरी यंग इंडियन क्या है, ये सेक्शन 8 कंपनी है, जिसको पहले सेक्शन 25 कंपनी कहा जाता था। जी 8 कंपनी में बड़ी विचित्र बात है कि कानूनी रूप से पर से प्रतिबंधित है। ये नहीं कि इंडिविजुअल केस में एग्जेप्शन हो सकता है, पर से आप बनाते 8 नंबर की कंपनी इसीलिए है कि आप एक पैसा डिविडेंड नहीं ले सकते। 5 रुपए से लेके 5,000 करोड़ तक अगर आएगा तो 1 पैसा डिविडेंड नहीं हो सकता। दूसरा, कोई उसमें प्रॉफिट कमर्शियल वेंचर नहीं हो सकता, कोई लिस्टिंग डीलिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज नहीं हो सकता, कोई व्यापार नहीं हो सकता, उसका एसेट भी डाइल्यूट नहीं हो सकता। वो जैसी की तैसी है वैसी रहेगी, क्योंकि चैरिटेबल कंपनी होती है ये। और उसके बैठने के लिए सिटिंग फी नहीं मिलती है गणमान्य व्यक्तियों को, कोई गाड़ी घोड़ा नहीं मिलता है, चाय मिलती होगी जरूर। अब उसके मेंबरान थे माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी हैं, मोतीलाल जी थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, सैम पेट्रोडा हैं। खैर, अब सुनिए इसकी मजे की बात। ये एजेएल है, इसकी जितनी प्रॉपर्टीज मेरी टेबल में पड़ी ऐसी की ऐसी हैं। चूंकि ये डेट ट्रांसफर हुआ, इसको अब डेट फ्री बनाना है, तो पूरे 90 करोड़ की ल्यू में, उसकी एवज में इस कंपनी एजेएल ने शेयर इशू किए, जिससे यंग इंडिया बन गई 99% शेयर होल्डर ऑफ दिस। नो डाउट बनेगी वो, क्योंकि कन्वर्जन क्या, ये ऋण मुक्त करने के लिए ऋण को हिस्सेदारी में बदलना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्टिंग डेट इनटू इक्विटी। ये सैकड़ों कंपनी दिन प्रतिदिन हिंदुस्तान में करती है। मैं वकील हूं, एवरी डे आई डू दिस केस। अब इसमें इस प्रोसेस में 3 बातें मुख्य हैं। ए, जो 100 प्रॉपर्टी है या 10 प्रॉपर्टी है एजेएल की कानपुर में, लखनऊ में कहीं भी, एक प्रॉपर्टी अचल संपत्ति 1 मिलीमीटर मूव नहीं की है, एजेएल की है। नेशनल हेल्थ ब्रांड एजेएल चलाता है। नंबर 2, 1 पैसा मूव नहीं किया है एजेएल का। नंबर 3, शेयर होल्डिंग में बैठे हैं राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, खुद एजेएल के नहीं, यंग इंडिया के। नंबर 4, यंग इंडिया ने कोई व्यापार खरीद फरोख्त एजेएल प्रॉपर्टी की नहीं की है, कुछ भी नहीं। और नंबर 5, एजेएल के जितने शेयर होल्डर हैं प्लस देश के 1.25 करोड़ 150 करोड़ जो लोग हैं, किसी ने ये नहीं कहा है एजेएल के बारे में कि चीटिंग, मैं चीट हो गया हूं, प्रशांत इज चीटेड बाय एजेएल। इन 5 में मनी लॉन्ड्रिंग कौन सा प्रेडिकेट ऑफेंस, मैं तो शुरू में जाता हूं, फॉरगेट मनी लॉन्ड्रिंग, प्रेडिकेट ऑफेंस कौन सा है? ऋण मुक्त कंपनी बना प्रेडिकेट ऑफेंस है? कौन से कानून में? मैं मानता हूं गलती की, इनकम टैक्स का कुछ हुआ इशू, इनकम टैक्स इज नॉट ए शेड्यूल्ड ऑफेंस। आप करिए इनकम टैक्स का प्रोसीडिंग। क्राइम कौन सा है? क्राइम है तो रुपया कौन सा मूव हुआ, रुपया मूव हुआ तो उसको परिवर्तित किसने किया? तो ये एक अजूबा है। इसका एक ही उद्देश्य है, पॉट को बॉइलिंग रखो, सुर्खियों में रहो, किसी भी विपक्ष को, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, आर्थिक रूप से उसको क्रिपल करो, उसको पंगु बनाओ। मेरे 2 सवाल हैं। हाँ। एक तो पॉलिटिकल, लेकिन पहला सवाल जरा मैं क्लैरिटी चाहता हूँ कि ये पूरा जो फसाद है, इसके कंप्लेनेंट सुब्रमण्यम स्वामी, ये बड़ा रोचक है। अब सरकार नहीं है, सीबीआई नहीं है, ईडी नहीं है, नहीं, इसका बड़ा रोचक प्रसंग है। अच्छा, अब कंप्लेनेंट सुब्रमण्यम स्वामी एक प्राइवेट इंडिविजुअल, सिंपैथाइजर ऑफ बीजेपी, मेंबर ऑफ बीजेपी, व्हाटएवर आप उनको आप समझ लें। दूसरी चीज मैं समझना चाहता हूँ, क्या नेशनल एक्सचेकर से 1 रुपया भी कहीं गया है, गबन हुआ है? ये मैंने कहा ना आपको, ये वन ट्रिक वंडर है, 7वां या 8वां अजूबा है। इसकी 2-3 तथ्य मैंने आपको उस प्रसंग में नहीं बोले, अभी आपके प्रश्न के संदर्भ रखते हैं। इतने वर्षों तक, जब तक सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइवेट कंप्लेंट नहीं की, प्राइवेट कंप्लेंट, निजी कंप्लेंट, सरकार के पास यही तथ्य थे, कोई भी उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू नहीं किया। मैं 2014 से, ये शायद हुआ है शुरू 2018 या 19 को, याद नहीं मेरे को, सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा कोई कंप्लेंट नहीं किया, क्योंकि ईडी को निर्भर नहीं होना पड़ता है, सुब्रमण्यम स्वामी भी कभी भी कर सकती थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइवेट कंप्लेंट की। उस प्राइवेट कंप्लेंट के वक्त इंसिडेंटली ईडी ने भी इसका ध्यान दिया और फाइल पे क्लोज कर दिया ये केस इंटरनली 2016 में। उस
उस वक्त आपको याद होगा कि एक ईडी महेश बदले गए, ट्रांसफर हो गया था उनका। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने प्राइवेट कंप्लेंट की। उस प्राइवेट कंप्लेंट को कुछ ही वर्षों में खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने चुनौती दी हाईकोर्ट में और स्टे पड़ी है। वो सुब्रमण्यम स्वामी याचक हैं, कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने खुद किसी प्रोसीजरल टेक्निकल पॉइंट पे अपील की हाईकोर्ट को और वो ट्रायल स्टेड है उनकी याचिका पे, हमारी याचिका पे नहीं। तो एक तरफ ये बंद पड़ा है, वहां पर वो फाइल पे क्लोज हो गया केस। कई वर्षों बाद 18 को या मेरे को तिथि याद नहीं है, वो ट्रांसफर हो गए महाशय। उसके बाद नए महाशयों के अंतर्गत ये खुला केस, इस बार ईडी ने खोला केस। अरे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, और कोई कंप्लेनेंट नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी भी नहीं कहता ये कि मेरे को चीट किया। 420 होता है, अगर मैं उसके 3 ग्रेड होते हैं कि मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दूं, जो रिप्रेजेंटेशन आपसे कुछ निकालने के लिए उद्देश्य से हो और वो फॉल्स हो, ये 3 चीजें होती है। ये सुब्रमण्यम स्वामी भी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में वो स्टे खुद ने करवा रखा, वो तो आगे नहीं जा रहे। ईडी आज बहुत आगे पहुंच गई। तो आइडिया है कि पंगु बनाओ, आर्थिक रूप से विपक्ष है, विपक्ष को तंग करते रहो, लटका के रखो। पॉलिटिकल सवाल एक आता है कि 2022 में पूछताछ हुई 55 घंटे राहुल गांधी की, और 10 घंटे सोनिया गांधी की, 9 घंटे सोनिया गांधी, 8-9 घंटे सोनिया गांधी की 2022 में। आप इतने सीनियर लॉयर हैं, तो 2022 से लेकर और जो सुब्रमण्यम स्वामी की कंप्लेंट है 2025 लग गया चार्जशीट करने में। तो क्या ये गुजरात में जब राहुल गांधी एक्टिव होते हैं या ये आप सही कह रहे हैं, इनका पूरा उद्देश्य है कैलिब्रेशन एंड मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये गेम पूरा कोऑर्डिनेशन का होता है। समय सीमा जो अंदर स्टैट्यूट में होती है उसकी अंतिम तारीख तक तो फाइल करना ही पड़ता है। शायद आपको मालूम नहीं कि 1 वर्ष की समय सीमा मिलती है, वो जो अटैचमेंट वगैरह होता है उसके बाद चार्जशीट फाइल करने की। वो 1 वर्ष का समय एक्सपायर हो रहा था 9 अप्रैल को, तो ये एक्चुअल फाइल हुई थी 9 अप्रैल को, सुर्खियों में आई 11 को जब ईडी ने लीक किया इसको। अब आपने इंटेरोगेशन तब कर लिया था 2-3 साल पहले, लेकिन ये सूट करता है कि जब भी कोई मुद्दा हो, जैसे आपको पता है जिस दिन ये वक्फ लाया गया उस दिन क्या हुआ था टैरिफ को, ट्रम्प वाले टैरिफ को। तो कभी भी डाइवर्ट करना हो तो एक मुद्दा मिल जाता है, बड़ा कन्वीनियंट मुद्दा है। अब एक प्रक्रिया है कानून की, कुछ कर तो कोई सकता नहीं है। एक तारीख मिलती है आखिरी 9 अप्रैल तक आपको फाइल करना, आपने फाइल करके फिर लीक करना शुरू कर दिया। अभी कोई एक और आएगा डेट जब चार्जेस फ्रेम होंगे, 25 को है, नहीं वो उस दिन शायद ना हो, बट मतलब होगा एक प्रक्रिया, तो उसको फिर सुर्खियों में ले आएंगे किसी डेट के साथ। तो ये तो एक इसको कहते हैं डाइवर्ट डाइग्रेस वाला जो प्रैक्टिस है वो तो बहुत पुरानी है। इसमें कोई अब लोग तो इससे सब आम आदमी इनके समर्थक भी समझते हैं कि क्या हो रहा है। एक चर्चा चल रही है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में कि सरकार मतलब मोदी अमित शाह राहुल गांधी की गिरफ्तारी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इससे नफा नुकसान पॉलिटिकली क्या होगा। क्या ऐसी कोई संभावना आप देखते हैं? मैं तो उनकी क्या मंशा, क्या उनकी मानसिकता है और क्या सोच है उसके बारे में इनकॉम्पिटेंट टिप्पणी करने के लिए। लेकिन आप सोचिए जिस मामले में 2016 में आपने फाइल क्लोज की, आपने की, मैंने नहीं करवाई कोर्ट से। 2018 के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने शुरू करके स्टे करवा दिया। 2022 में 55 घंटे इंटरोगेट कर लिया और 25 तक अरेस्ट नहीं किया। तो आप बताइए अरेस्ट मैलाफिडे है कि नहीं है? नंबर 2, मैं समझता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता ये कि राजनीतिक रूप से वो चाहते होते तो बहुत पहले कर लिया होता, और इसका राजनीतिक फायदा या नुकसान वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाहता। जिस आदमी को 55 घंटे आपने इंटरव्यू किया 2022 में, उसको अगर आप चार्जशीट फाइल करने के बाद, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, चार्जशीट फाइल करने के बाद अरेस्ट कोई औचित्य बहुत कम हो जाता है, क्योंकि चार्जशीट का मतलब होता है सब उसके तथ्य फ्रोजन है। आपको क्यों अरेस्ट चाहिए मेरे से? कुछ तथ्य मालूम करने के लिए ना जी। तो आपने इतने साल तक तो किया नहीं, अब आप करेंगे तो मतलब मजा क्या होगा। लेकिन ये सरकार कुछ भी कर सकती है, मैं इसके बारे में कोई किसी चीज़ में मैं सर्टेनिटी से नहीं कह सकता। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि चार्जशीट हो चुकी है, उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या पूछताछ करेंगे, क्योंकि केसेस तो अब तो उस पर बहस होगी। लेकिन एक मुद्दा और भी था, अभी आपने उस पर बहस भी की, फॉरेनर्स बिल, उसको थोड़ा बताइए क्या है वो। फॉरेनर्स बिल एक बड़ा और अजीब व गरीब चीज़ है। और क्या हुआ कि वो मैं 2 दिन
कंसेक्यूटिवली बोला इन दोनों चीज़ों पे, एक दिन पहले दिन फॉरेनर्स बिल पे और दूसरे दिन वक्फ पे। लेकिन चूंकि जिस दिन मैं फॉरेनर्स बिल पे बोला उसी दिन वक्फ लोकसभा में आ गया था, इसलिए लोगों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया फॉरेनर्स बिल के ऊपर। लेकिन फॉरेनर्स बिल एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ इसलिए है क्योंकि ये पहली बार एक ऐसा बनाया गया है एक्ट। हमारे पास ये इमिग्रेशन और फॉरेनर्स के विषय में एक्ट रहे 1923 और 1920, 1944, 1946, 2000 इत्यादि इत्यादि। कोई ऐसा घिनौना मैंने विकृत ढांचा नहीं देखा है। ये पहली बात तो जो मानसिकता दर्शाता है वो है कि भाई हर विदेशी चोर है, हर विदेशी क्रिमिनल है। वो अगर आता है या रहता है तो मेरे एक सफरेंस पे रहता है, मेरी लाइसेंस पे रहता है। ये बनाया बिल उस ड्राफ्टमैन ने जिसको पता नहीं है ये कि भारत एक बहुत गौरवशाली देश है जिसके संविधान में बहुत बहुत बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो गैर नागरिकों को लागू होते हैं। बहुत बहुत विकसित देश भी ज्यादातर मानवाधिकार नागरिकों को लागू करते हैं। हमारे अनुच्छेद 14, हमारा अनुच्छेद 21, जिसको दोनों को अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, हमारा अनुच्छेद 25, 26 ये गैर नागरिकों को भी लागू करता है। 20, 22, 21 तो है ही, 14, 21 रेजिडेंट को, जो भी रेजिडेंट हो इंडिया का, नहीं कोई भी एनी पर्सन इट अप्लाइज। ऑब्वियसली उसका कोई रेलेवेंस नहीं अब्रॉड, इशू तो राइज इंडिया में करेगा, लेकिन एनी पर्सन, नॉट बाकी प्रावधान कहते हैं एनी सिटीजन। अच्छा, उसके बाद तीसरा इसका उद्देश्य है कि देखिए आमतौर पे किसी फॉरेनर या विजिटर या टूरिस्ट या इमिग्रेशन वाले आदमी को कोई तंग नहीं करता है, भारत सरकार भी नहीं करेगी क्योंकि मूर्ख नहीं है कि टूरिज्म इतना बड़ा अर्न करता है उसको भगा दे। लेकिन इस उद्देश्य इसका है कि कंट्रोल फ्रीक सरकार हूं मैं। लास्ट वर्ड, अंतिम निर्णय मेरा है कि मैं चाहूं कि नहीं तो उसको सिलेक्टिवली अवसरवाद के आधार पे प्रशांत को तंग कर सकता हूं, राजीव को नहीं करूंगा। ये एक अप्रोच है इस बिल का। तो जैसा मैंने कहा कि काफका और ऑरवेल दो बड़े मशहूर लोग हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी चित्र बनाए थे कि मैं समझता वो आज रो रहे होंगे। हमने तो कभी सोचा नहीं कि इतना हो सकता है। वो अपने ग्रेव में रो रहे होंगे क्योंकि वो इसका एक आंशिक रूप भी नहीं सोच सकते थे। इसमें क्या क्या प्रावधान है, इसका जो हार्ट एंड सोल है वो है सेक्शन 3। उसके अनुसार आप आए, रहें, मूव करें और वापस जाएं। ये चारों स्टेजेस पे हर रूप से आप नियंत्रित होंगे और खास तौर से ये चारों स्थितियों में आपको कंडीशनैलिटी कानून की, एक तो मैं कंसीड करता हूँ सही है, नेशनल सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस, वो सब सही है, राष्ट्रीय सुरक्षा। साथ में वर्ड है और ऑन सच अदर ग्राउंड्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। इसका मतलब है कि कंप्लीटली, मतलब कोई इसमें वो सीमा नहीं है और मैं जैसे टाइम निकलेगा करता रहूंगा स्पेसिफाई। नंबर 2, बेसिक इसकी मानसिकता है कि जो असहमति वाले लोग हैं, जो स्वतंत्र भाषा बोलने वाले लोग हैं, स्वतंत्र बोलते हैं, जिनको आप ये लोग कई बार मजाक में झुला वाला कहते हैं, लेफ्टिस्ट कहते हैं, हर तरह के लोग, पत्रकार को, एनजीओज हो, पत्रकार हो। अब आप आ गए, आना तो ठीक है, पहली बात तो आने में तकलीफ, आ गया। आने के बाद इन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया है कि आप किस लैंडलॉर्ड के साथ रहेंगे। ध्यान से सुनिए, 8, 9, 10 ये प्रोविजन प्राप्त, 7 किस लैंडलॉर्ड के साथ रहेंगे, किस अस्पताल में जाएंगे, किस शिक्षा संस्था में शिक्षा प्राप्त करेंगे। इस सबको एक औपचारिकता, एक ऑब्लिगेशन, एक कर्तव्य इन सबका कि ये लोग फॉर्म भरेंगे डिटेल्ड। वो फॉर्म आपकी जन्म पत्री है, कौन है, कहाँ से आए हैं, सब कुछ। और अगर आगे 3 संस्थाओं के संस्थापक नहीं भरेंगे तो उन पे पेनल्टी लगती है। चौथा है हर प्रकार का कैरियर, मैं समझता हूँ बाल नोच रहे होंगे अपने, उनकी जो कंप्लायंस कॉस्ट है बहुत बढ़ गई होगी। हवाई जहाज, शिप, गाड़ियाँ, कोई भी, उनको भरने हैं फॉर्म, पूरी जन्म पत्री उस विदेशी के बारे में। ऐसे प्रावधान है कि अगर सरकार हर चीज में है, अगर सरकार का निर्णय हो तो, अगर सरकार ये समझती है कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर संस्था को, कोई बार को, कोई सोशल स्थान को बार बार जा रहा है तो उसके मालिक यानी प्रशांत को आदेश दे सकते उसको बंद करो। किससे मिल रहा है, कहाँ बातचीत कर रहा है। अब ये बात नहीं है कि सरकार इसमें बदल करने वाली है,
95% में नहीं करने वाली है, लेकिन जो लास्ट अंततोगत्वा अधिकार क्षेत्र है किसी को हैरेस करने का, और हैरेस करने के दो बड़े अजीबोगरीब नियंत्रण यंत्र हैं। एक है कि हर प्रावधान के बाद, 3 के बाद, 5 के बाद, 7 के बाद, द डिसीजन ऑफ द इमिग्रेशन ऑफिशियल शेल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। कोई ओवरसाइट मैकेनिज्म नहीं है, कोई अपील नहीं है। अब ये कहते हैं कोर्ट चले जाओ, हम जानते हैं कि कोर्ट में समय कितना लगता है, महंगा कितना, बेचारा वो विदेशी आदमी। अमेरिका में इतने एंटी इमिग्रेशन है, कोई इमिग्रेशन को पसंद नहीं करते हैं। वहाँ पर 700 इमिग्रेशन जज हैं और उसके ऊपर एक ओवरसाइट ब्यूरो है इमिग्रेशन का, अपील बोर्ड। यहाँ इस एक्ट में कुछ भी नहीं है। लास्ट वर्ड इज ऑफ दैट इमिग्रेशन ऑफिसर। तो आदमी घुस सकता है लैंडलॉर्ड के पास, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ रह रहे हो, किस जगह घूम रहे हो, कितनी बार एक जगह बार बार क्यों जा रहे हो। ये है बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ये तो था, ऑरवेल ने क्या लिखा था, बड़ा शब्द ही लिखा था, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। बिल्कुल, कहीं भी चले जाओ। तो ये उस बिल का ढांचा है। और इसके बाद आप लेक्चर देते हो कि आप विश्वगुरु हो, अतिथि देवो भव। आप चाहते हैं कि ये एक फोर्ट्रेस है, किला है, जिसमें कोई ये गेस्ट नहीं है, अनवांटेड गेस्ट है। हम जब चाहेंगे लाइसेंस तो आप आ सकते हो, अदरवाइज हमारी कोई जरूरत नहीं है। सिंघवी साहब, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ऐसी बातें हैं जो आपके पास आकर सुनने समझने को मिल रही हैं और लीगल उसके वैल्यू को समझ रहे हैं हम। ज़रा एक आध, क्योंकि अब समय भी खत्म हो रहा है, एक आध जल्दी एक आध सवाल और भी। एक महत्वपूर्ण जो हम लोग पहले बात कर रहे थे प्रशांत जी, कि सेंसस वाली बात थोड़ा सा ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ जुड़ा हुआ डिलिमिटेशन भी है। हाँ, सेंसस का समय ऑलरेडी निकल चुका है, डिलिमिटेशन का टाइम आ रहा है 2026, उस पर साउथ में अभी मीटिंग हो चुकी है तमिलनाडु में। जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या अगर सेंसस, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं है, अगर नहीं करवाते हैं तो इसका कोर्ट में इसके लिए चुनौती दी जा सकती है क्या? कोर्ट में दी तो जा सकती है, लेकिन अधिकार क्षेत्र होता है सरकार का स्थगित करने के लिए। चुनौती दे सकते हैं, लेकिन ऐसा विलंब जो अनरीजनेबल हो, बहुत ज़्यादा लंबा, वो नहीं हो सकता। लेकिन मूल मुद्दा इससे ज़्यादा है। देखिए, एक मूल मुद्दा है कि ये इतना ज़्यादा एक कॉम्प्लेक्स इशू है कि इसमें बहुत बड़ी सहमति के बिना हल नहीं निकल सकता। और आज इतनी विभाजन की राजनीति, इतनी अविश्वास की राजनीति बना दी गई है, इतनी संकीर्ण दायरे की राजनीति बना दी गई। डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, उससे इस प्रकार का सहमति होना मुश्किल है। क्यों चाहिए सहमति? देखिए, इसमें कोई दो तरीका नहीं है, कितना भी आप उसको अवॉइड कर दें। अमित शाह जी ने बहुत बोला इसके ऊपर, लेकिन वो एक बात को नहीं बोलते। बड़ा सरल एक वाक्य की चीज़ है। निश्चित रूप से सीट्स बड़े स्टेट्स की, जहाँ जनसंख्या बड़ी है, बढ़नी पड़ेगी। चाहे उसको उत्तर प्रदेश का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे कुछ भी और स्टेट कहिए, मध्य प्रदेश कहिए। मैं उनको दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको गणित बताता है कि सीट तो बढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल। दूसरा, अमित शाह जी कहते हैं कि किसी भी दक्षिण स्टेट की सीट गिरेगी नहीं। मैं मानता हूँ, मतलब 10 से 9 नहीं होगी, मान लिया। लेकिन अगर मैं 9-10 पे ही रहता हूँ और आप 12 से 15 हो जाते हैं, ये इतनी सरल बात है। रिलेटिव टू यू आई डिक्रीज, रिलेटिव टू मी यू इंक्रीज। हर चीज सापेक्षवाद पे तुलनात्मक होती है, कोई चीज अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होती। तो अपनी जगह पे वो सही है, लेकिन ये अश्वत्थामा हटो वाला जो है अर्ध सत्य है कि दक्षिण वाला स्टेट गिरेगा नहीं। बार बार ये बोल रहे हैं चैनल्स पे माननीय गृह मंत्री जी, ये पूर्ण सत्य नहीं है। और उस मुगालते में देश आ गया होगा, लेकिन देश नहीं आने वाला है उसके अंदर। बहुत सारे मॉडल्स हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। जर्मनी की पार्लियामेंट है, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट है। उसके लिए एक सहमति चाहिए प्रशांत जी। जो देखिए, ये कोई, मैं सरकार को ब्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि तमिलनाडु में तुलनात्मक रूप से घटित होगी, केरला में तुलनात्मक रूप से घटित होगी, कर्नाटक में तुलनात्मक रूप से घटित होगी, जो कि रिलेटिव टू राजीव रंजन, प्रशांत विल सफर। अब ये बात है कि इसको हल कैसे करें। इस हल के लिए कई चीज़ें निकालनी पे जो सहमति से आ सकती है, सिर्फ कानून से नहीं। या तो आप एक फ्रीज डालिए कहीं ना कहीं, उसके लिए और स्टेट्स नहीं मानेंगे, या उसमें कॉम्पेंसेटरी कोई मैकेनिज्म निकालना पड़ेगा कि अगर आपकी सीट उतनी रहेंगी तो आपको, मैं नहीं जानता, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, ये आसान तरीका नहीं मेरे लिए भी आंसर करने का। तुलनात्मक रूप से राज्यसभा सीट बढ़ेंगी आपकी, 1000 तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं, पैसे का पैकेज मिलेगा, लेकिन इसकी बातचीत कौन करेगा?
इसके लिए बातचीत करना आवश्यक है। बातचीत करने का कहाँ रखा है इन्होंने स्कोप? मैं एक इसमें इंटेंट का सवाल जरा पूछना चाहता हूँ आपसे, उसमें क्लैरिटी भी, कि आर्टिकल 82 जो डिलिमिटेशन की बात कर रहा है, वो ये लास्ट अमेंडमेंट जो कह रहा है कि 2026 के बाद का सेंसस से डिलिमिटेशन होगा। अब ये 21 का जो पेंडिंग है, अभी 25 हो गया, नहीं हुआ, क्या 2027 में सेंसस अगर कराया जाए तो उस आधार पर डिलिमिटेशन हो सकता है? हो तो सकता ही है, तो संविधान का तो वही आदेश है। लेकिन पहले भी स्थगित हुआ है तो इसको 31 में ले जा सकते हैं, क्योंकि विमेंस रिजर्वेशन भी इस पर अटका हुआ है और पार्लियामेंट सीट्स भी अटकी हुई हैं। तो अगर आप किसी मुद्दे को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं तो एक प्रकार से कुछ नहीं करना ही अपने आप में एक निर्णय है। लेकिन मेरा ये बात नहीं है 26-27 में करोगे, 28 में करोगे, कभी भी करोगे तो यू विल हैव टू बाइट द बुलेट। ये बुलेट आपको बाइट करनी पड़ेगी। उससे पहले आपको इन तीनों में से कोई ना कोई विकल्प निकालना पड़ेगा और वो सिर्फ बातचीत से होगा, झगड़े से नहीं होगा। एक आखिरी सवाल जो बीजेपी की प्रेसिडेंटशिप पे है, बहुत अंदर से खबरें आ रही हैं, कौन होगा प्रेसिडेंट बीजेपी का, क्या मोदी अमित शाह का रबर स्टैंप होगा? खबरें आ रही कि आरएसएस नहीं चाहती कि रबर स्टैंप हो। इन सब के बीच आप, कांग्रेस पार्टी का जब प्रेसिडेंटशिप का चुनाव हो रहा था तो एक डेडलाइन थी जिसको मुझे याद है कि कांग्रेस पार्टी फॉलो कर रही थी, कि इलेक्शन कमीशन की डेडलाइन है, उनको ऑफिस बेयर्स की, इलेक्टेड ऑफिस बेयर्स की लिस्ट देनी है। तो क्या इलेक्टेड ऑफिस बेयर्स की लिस्ट की पाबंदी बीजेपी के ऊपर नहीं है? नड्डा साहब भी नॉमिनेटेड है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमने तब भी कहा था बीजेपी जो इतनी बात कहती है डायनेस्टी की, परिवारवाद की, खैर ये हमेशा भूल जाते हैं कि कोई गांधी अध्यक्ष या पोजीशन में नहीं रहा है पिछले 30 साल से इस पार्टी में। तो उस बात को छोड़िए। ये कहते हैं कि हम लोग एक गणतांत्रिक पार्टी है। अमित शाह जी से शुरू करिए, आप नड्डा जी पे क्यों जाते हैं? अमित शाह चुनावित थे क्या? नड्डा जी चुनावित थे क्या? अब जो प्रपोजल प्रस्ताव आ रहा है, आपको लग रहा है कि चुनाव हो रहे हैं क्या? तो कम से कम इस कार्यकाल में, 15 साल के कार्यकाल में कौन से चुनावित व्यक्ति हैं? 10 साल के कार्यकाल में कौन से चुनावित व्यक्ति हैं? और जो प्रस्तावित है वो भी नहीं है। मैं इस पर नहीं जाऊँगा कौन प्रस्तावित है, उनका आंतरिक मामला है। नंबर 2, कोई समय सीमा नहीं है। इस बार वाले चुनाव को हम 1 साल से सुन रहे हैं, करीब 9 महीने से चल रही है बात, चलता रहता है। 2023 यूपी मध्य प्रदेश, 1.5 साल से यूपी मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हिमाचल जाइए। अंदर के काडर नहीं, अंदर की जितनी संस्थाएं हैं, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर पे और जो प्रादेशिक स्तर पे, कहीं भी चुनाव नहीं हुए। का तो कौन पता नहीं मुझे, लेकिन कहीं चुनाव नहीं हुए। तो ये बार बार कहना कि हम गणतांत्रिक पार्टी हैं, हम नॉन परिवारवाद पार्टी हैं, असलियत ये है कि कंप्लीटली नामांकन वाली पार्टी है। नंबर 2, नामांकन कौन करते हैं? नंबर एक और नंबर 1 सिर्फ एक व्यक्ति करते हैं नामांकन। नंबर 3, उनके नामांकन उनके एब्सोल्यूट डिसीजन के बिना, निर्णय के बिना कुछ नहीं हो सकता। इसलिए ये एक फार्स बनाया गया, वो नीचे तक जाता है। उसके बाद उसी आदेश पे सब होती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड्स सभी होते हैं, निर्णय सभी होते हैं, मुख्यमंत्री। नहीं तो आप देखिए किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं। मेरा सवाल ये था कि जैसे अमेरिका में हम देखते हैं कि उनका जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी होता है वो भी चुनाव से आता है। हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है, पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए। तो बीजेपी या कोई दूसरी और तमाम पार्टियां जो नॉमिनेटेड की प्रथा है वो उसको कैसे कंप्लाई? हमने भी कुछ विलम्ब किया था। हमने विलम्ब में याचिका एप्लीकेशन डाली थी, अर्जी चुनाव आयोग कुछ समय मांगा था। थोड़े विलम्ब के बाद हमने चुनाव करवाए थे जी। हमने प्रयत्न किया। हम यही कह रहे हम परफेक्ट हैं, लेकिन हमारी तो मजाक उड़ाते हो। और आप क्या नामांकन होता है जी। और जब नामांकन होता है तो चुनाव आयोग एक दिन में हमको नोटिस भेजता है, आपको नोटिस नहीं आता। कोई हिम्मत है नोटिस भेजने की? नोटिस आता है तो फाइल हो जाता है वो अंदर। तो ये तो सब स्पष्ट है, बड़ा मतलब लोग समझते हैं इस बात को, जनता सब जानती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे मुद्दे, जिन मुद्दों पे हम लोग चर्चा किए और लंबा वक्त आपका लिया, लेकिन फिर आज से 15 दिन बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत सारे राजीव कुमार को 140 करोड़ पब्लिक जानती है। एस्पेक्ट तब तक वक्त की दूसरी हियरिंग हो चुकी होगी और नए चीफ जस्टिस गवई साहब आ चुके होंगे। हाँ, ये भी है।
तो फिर मुलाकात होगी। लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम इस लीगल पहलू को आप बताते हैं और बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए भी काफ़ी उपयोगी साबित होता है। पिछला भी एपिसोड आपका बहुत शानदार था, लोगों ने काफ़ी सराहा। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की